इंग्लिश कनेक्शन क्लास 12.1.4। तो हम शुरू करते हैं अपनी इंग्लिश कनेक्शन। और उसमें हम लोग देखते हैं अपनी क्लास नंबर 12.1.4। ये हमारी लास्ट क्लास होगी बेसिक इंग्लिश ग्रामर की। और हमने कंजंक्शन पूरा कर लिया था। अब हम आखिरी पार्ट ऑफ स्पीच देखते हैं, इंटरजेक्शन। इसको बहुत ही शॉर्ट में हम लोग देखेंगे। ये हमारा लास्ट पार्ट ऑफ स्पीच है, बहुत ही बेसिक में हम इसे पढ़ेंगे। इंटरजेक्शन वे शब्द होते हैं जिनका उपयोग अचानक मन में उठने वाली तीव्र भावनाएं, जैसे अचानक जब हमें खुशी मिलती है या खुशी होती है तो हम लोग बोलते हैं। अचानक दुख होता है तब हम लोग क्या बोलते हैं? अचानक आश्चर्य होता है कि ऐसा कैसे हो गया, या फिर अरे वाह ये कैसे हो गया, आश्चर्य होता है। या फिर गुस्सा आता है ना। तो जो मन की भावनाएं होती हैं उनको, जिससे जिन शब्दों से हम लोग बोल के प्रकट करते हैं, उनको इंटरजेक्शन कहते हैं। तो इन भावनाओं को या प्रतिक्रियाओं को व्यक्त करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। तो जैसे खुशी, मान लीजिए हमें खुशी हुई, तो खुशी के लिए हम लोग क्या क्या बोल सकते हैं? हुर्रे, है ना। जनरली जब मैच जीत जाते हैं तो हुर्रे बोलते हैं। तो ये हमने एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, एक्सक्लेमेशन मार्क, एक्सक्लेमेशन वर्ड्स, है ना, ये सब देखा हुआ है। तो हम लोग जल्दी इसको देखते हैं। अचानक मिली खुशी के लिए हम लोग हुर्रे का प्रयोग कर सकते हैं, वाव इसका प्रयोग कर सकते हैं। फिर अगर दुख या पीड़ा मिले, उसको ग्रीफ कहते हैं हम लोग, ग्रीफ। तो वोकेबलरी भी हम लोग देखते रहेंगे। ग्रीफ, ग्रीफ या सैडनेस, दुख या निराशा, इसको दिखाने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? अलास, जब बहुत गहरा दुख होता है, अलास। या फिर आउच, या फिर ओह, है ना। हमें दर्द होता है, पीड़ा होती है तो आउच बोलते हैं। फिर आश्चर्य, अचानक कोई घटना होती है, अचानक कोई चीज होती है, आश्चर्य प्रकट करना, हैरानी, हैरान हो जाना, तो ओह। या व्हाट, मतलब क्या। मान लीजिए आपको कोई ऐसी खबर मिली जिसकी आपकी उम्मीद नहीं थी, आप आश्चर्यचकित हो गए, क्या, क्या तुम सच बोल रहे हो? तो क्या जो होता है ना, व्हाट, तो वो हमारा सरप्राइज के लिए यूज होता है। फिर जैसे किसी को बधाई देने के लिए या फिर किसी को प्रोत्साहन देने के लिए कि बहुत बढ़िया, और अच्छे से खेलो और आगे बढ़ो, तो ब्रेवो, है ना। यस, मान लीजिए जैसे कोई गोल कर दिया, हमारी टीम जीत रही है, तो हम लोग यस, ब्रेवो, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, ये बोलते हैं। फिर अगर हमें चेतावनी देनी है, ठीक है, चेतावनी देने के लिए या फिर किसी का ध्यान खींचने के लिए, है ना, हम लोग हे बोलते हैं ना, हे सुनो, अरे सुनो, अरे बोलते हैं हिंदी में। तो किसी का ध्यान खींचने के लिए या चेतावनी देने के लिए हम लोग किसका प्रयोग कर सकते हैं? ए का, हे मतलब अरे। या फिर किसी को चुप कराने के लिए, ठीक है, जैसे हम बच्चों को चुप ऐसे बोलते हैं, हश, हश भी बोला जाता है। यस, यस। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के समय हमने थोड़ा बहुत इनको देखा था, तो हम अभी इससे कोई सेंटेंस नहीं कर रहे हैं। ये फ्रेजेस के रूप में भी होते हैं, एक से ज्यादा शब्द और एक्सक्लेमेशन मार्क। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के समय हमने इसको दोनों थोड़ा सा देखा था। एग्जाम्पल्स के सेंटेंसेस आप देख लीजिएगा, अभी हम बस इतना ही करते हैं। और कभी कभी कॉमा भी लगता है इसमें, है ना, इंटरजेक्शन में कभी कभी कॉमा भी आता है, ठीक है, पर ज्यादातर एक्सक्लेमेशन मार्क आता है। तो ये हमारे पास पूरा हुआ, और इसी के साथ हमने 8 पार्ट ऑफ स्पीच बहुत ही बेसिक्स में कंप्लीट कर लिया। अब बस हमारा एक और टॉपिक बचता है, पंक्चुएशंस। उनको थोड़ा हम लोग देख लेते हैं और उसके बाद हम लोग बेसिक इंग्लिश ग्रामर पूरा करेंगे। तो चलिए हम लोग पंक्चुएशन और देख लेते हैं। पंक्चुएशंस,
तो पंक्चुएशंस वो सिंबल्स होते हैं जिनका उपयोग लिखते समय वाक्यों को सही अर्थ देने, ठहराव देने मतलब कहाँ पर रुकना है, कब आगे बढ़ना है, ठहराव दिखाने और विचारों को स्पष्ट करने के लिए किया जाता है। इनके बिना वाक्य अधूरा होता है और थोड़ा कंफ्यूजिंग भी हो जाता है कई बार। तो इनके बिना वाक्य अधूरा होगा या कंफ्यूज करने वाला होगा। अभी हम लोग कुछ कुछ रूल्स पढ़ेंगे और भी होते हैं। तो ज्यादातर पंक्चुएशन जो होते हैं वो हम लोग फुल स्टॉप जानते हैं, कॉमा जानते हैं, क्वेश्चन मार्क जानते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क जानते हैं, ये सब जानते हैं। पर और भी होते हैं जिनको हम लोग देखने की कोशिश करेंगे, बहुत ज्यादा नहीं, बेसिक है तो थोड़ा ही थोड़ा देखेंगे। सबसे पहला हमारा होता है फुल स्टॉप। इसको पीरियड भी कहते हैं, है ना, पीरियड। ये ऐसा होता है एक डॉट जैसा। तो ये अलग अलग जगह यूज होता है, देखते हैं कहाँ कहाँ ये यूज होता है। पहला तो जो जनरली हम लोग यूज करते हैं एजर्टिव सेंटेंसेस के एंड में। मैंने यहाँ पर नोट्स भी बनाए, या मैं शॉर्ट में समझाने की कोशिश करता हूँ। एजर्टिव सेंटेंसेस के एंड में। दूसरा जगह कहाँ यूज होते हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के एंड में। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। तीसरा इनडायरेक्ट क्वेश्चंस। ध्यान से देखिए, एक तो डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं जैसे व्हाट इज योर फेवरेट सब्जेक्ट, वेयर आर यू गोइंग, ठीक है। तो जो डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं उनमें तो आता है क्वेश्चन मार्क, लेकिन एक इनडायरेक्ट क्वेश्चंस भी होते हैं। ये हमने किया नहीं है, पर ये होते हैं इनडायरेक्ट क्वेश्चंस। इनडायरेक्ट क्वेश्चंस में हमेशा फुल स्टॉप आता है, क्वेश्चन मार्क नहीं आता है, ठीक है। तो जैसे इसका एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं इनडायरेक्ट क्वेश्चन का। आई वांट टू नो वेयर ही स्टडीज। आई वांट टू नो वेयर ही स्टडीज। तो आई वांट टू नो मतलब मैं जानना चाहता हूँ, वेयर मतलब कहाँ, ही स्टडीज वह पढ़ता है, कि वह कहाँ पढ़ता है। तो एक तरह से मैंने क्वेश्चन ही पूछा, पर मैंने इसको ऐसे पूछा मैं जानना चाहता हूँ वो कहाँ पढ़ता है पूरा। तो ये होता है इनडायरेक्ट क्वेश्चन। डायरेक्ट क्वेश्चन वेयर से शुरू करते हैं, वेयर डज ही स्टडी, ठीक है, वो कहाँ पढ़ता है, ठीक है। तो जब हम लोग ऐसे बोलते कि वेयर डज ही स्टडी, ठीक है, तब हो जाता है डायरेक्ट क्वेश्चन। और अगर हम इसको ऐसे बोलो ऐसे बोले आई वांट टू नो वेयर ही स्टडीज, तो ये हो जाएगा इनडायरेक्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन दोनों से आंसर चाहते हैं, ठीक है, लेकिन एक डायरेक्ट क्वेश्चन एक इनडायरेक्ट क्वेश्चन। तो इनडायरेक्ट क्वेश्चन में फुल स्टॉप लगता है। एक और एग्जांपल देखते हैं। द टीचर आस्क्ड मी व्हाई आई वाज लेट। द टीचर आस्क्ड मी व्हाई आई वाज लेट, ठीक है। टीचर ने मी मतलब मुझसे पूछा, व्हाई आई वाज लेट मैं लेट क्यों था। तो क्वेश्चन टीचर ने पूछा तो इनडायरेक्ट है। अगर हम लोग इसको डायरेक्ट पूछे तो टीचर पूछ सकते हैं व्हाई आर यू लेट, तुम क्यों लेट हो, व्हाई से ही शुरू करते, ठीक है। तो डायरेक्ट का क्वेश्चन मार्क, पर यहाँ पर इनडायरेक्ट क्वेश्चन में फुल स्टॉप आता है, ठीक है। और हम लोग देखते हैं। एक हमारा एब्रीविएशंस में। एब्रीविएशंस मतलब क्या होता है, शॉर्ट फॉर्म्स। शॉर्ट फॉर्म्स में जैसे जनवरी को हम लोग जैन लिख सकते हैं, तो यहाँ डॉट, जैन से जनवरी। प्रोफ मतलब प्रोफेसर। डीआर मतलब डॉक्टर, ये सब फुल स्टॉप है, पीरियड है। उसके बाद जैसे हमें बीए लिखना है, डिग्री, तो बी डॉट ए डॉट। सीपीयू लिखना है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, तो सीपीयू डॉट लगा के। तो जो हम लोग एटसेट्रा लिखते हैं उसमें हम लोग ई टी सी डॉट लिखते हैं, एटसेट्रा मतलब आदि। तो ये कुछ जगह थी जहाँ पर हम लोग फुल स्टॉप या पीरियड का यूज करते हैं। और भी जगह होती हैं, पर हम लोग अभी इसको इतना ही रखते हैं। सेकंड जो हम लोग को देखना है वो है क्वेश्चन मार्क।
क्वेश्चन मार्क कहाँ कहाँ लगता है? तो सबसे पहले तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, डायरेक्ट क्वेश्चन जो होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन या इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में। तो अभी इतना ही एक ही में देखते हैं, और भी जगह होते हैं पर अभी बेसिक में हम लोग इतना ही देखते हैं, क्वेश्चन मार्क कहाँ लगता है। थर्ड हमारे पास क्या है, एक्सक्लेमेशन मार्क, वो हमने देखा था एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस इंटरजेक्शन में और ऑप्टेटिव में भी लगता है। ठीक है, ये हो गया। अब फोर्थ हम लोग देखते हैं कॉमा कहाँ लगता है, थोड़ा कॉमा को समझते हैं। कॉमा, कॉमा में हमें थोड़ा पॉज करना होता है, मतलब थोड़ा रुकना होता है, अचानक नहीं पढ़ते हैं, थोड़ा रुक के पढ़ते हैं। तो पहला कहाँ लगता है, कंजंक्शंस, ये हमने देखा है ना, पिछली वीडियोस में हमने किया है। तो कंजंक्शन जब दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को हम लोग जोड़ते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस में, है ना, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में भी अगर सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन पहले आ जाए तो कॉमा लगता है बाद में। तो ये हमारे पास हुआ। जब सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन पहले आ जाए, ये हमारे पास एक यूज होता है कंजंक्शंस। दूसरा, जब लिस्ट में अलग अलग चीजों को हमें बताना होता है, सूचियों को अलग करने के लिए, जैसे एक एग्जांपल लिखते हैं, जैसे हमें कुछ खरीदने जाना है, तो वी नीड टू बाय, मतलब हमें आवश्यकता है या खरीदना है, क्या खरीदना है हमें, क्या नीड है, पेन्स खरीदने हैं, तो ये हम लोग लिस्ट बना रहे हैं। और क्या खरीदना है, कॉमा, पेंसिल्स खरीदना है, और कॉमा, बुक्स खरीदना है, कॉमा, ठीक है, एंड कॉपीज, एंड फ्रॉम द मार्केट। ठीक है, तो ये मैंने लिखा है। तो यहाँ पर जब हम लोग बताते हैं हमें क्या क्या खरीदना है, तो हम लोग कॉमा का यूज करते हैं ना। बाकी कॉमा कहाँ लगेगा कहाँ नहीं लगेगा, आप प्रैक्टिस के संग देख सकते हैं। तो पेन्स, कॉपी, जो तीन चार चीजें हमें खरीदनी है, तो उसको कॉमा लगा के सेपरेट करते हैं। फिर एक और जगह कॉमा आता है कि जब हमें एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देनी है। ठीक है, मतलब अगर इंफॉर्मेशन हम वो ना दें तो भी कोई सेंटेंस में दिक्कत नहीं है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के लिए एपोजिटिव इसको बोलते हैं, एपोजिटिव या क्लॉजेज में। ठीक, तो अतिरिक्त जानकारी के लिए एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, अगर ये इंफॉर्मेशन ना भी दें तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन देना जरूरी भी नहीं है, ये इंफॉर्मेशन कंपलसरी नहीं है। जैसे हिज ब्रदर who lives in Delhi is a सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो यहाँ देखिए वो उसके भाई, हिज ब्रदर, उसके भाई की बात हो रही है। तो हिज ब्रदर और उसके भाई के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी जा रही है, हु लिव्स इन दिल्ली, जो दिल्ली में रहता है। अब यहाँ पर कॉमा लगा क्योंकि एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, अगर ये ना दी जाती तो भी हम लोग समझ जाते हिज ब्रदर इज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, उसका भाई एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही बताया जा रहा है। पर इसके बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी जा रही है, हु लिव्स इन दिल्ली, ये जरूरी नहीं थी पर फिर भी दे दी गई है तो दे सकते हैं। तो कॉमा लगाएंगे जब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। ठीक है, और जब हमें बताना ही है, ठीक है, कुछ इन्फॉर्मेशन, तो कॉमा नहीं लगाते हैं। तो जब कंपलसरी इन्फॉर्मेशन हमें देनी पड़ती है तो कॉमा नहीं लगाते, यहाँ ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, कॉमा से पता चल रहा है। फिर और कहाँ ये यूज होता है, तो जब हम लोग डायरेक्ट एड्रेस करते हैं। एक तो एड्रेस मतलब पता होता है, यहाँ पर एड्रेस मतलब होता है किसी को संबोधित करना, किसी को बोलना कि आपसे ही बात कर रहे हैं या आपसे किसी के लिए। ठीक है, तो जैसे मुझे किसी को बोलना हो राज, मैं राज को ही बोल रहा हूँ, कोई लड़का है उसी को बोल रहा हूँ, राज प्लीज क्लोज द बुक, है ना।
तो राज, उसी को मैं एड्रेस कर रहा हूँ, उसी को बोल रहा हूँ, ठीक है। तो राज कृपया किताब बंद कर दो, तो यहाँ कॉमा आ गया, डायरेक्ट एड्रेस। उसके बाद लिसन टू मी केयरफुली, लिसन टू मी, मुझे सुनो, केयरफुली, ध्यान से। किसको बोल रहा है? स्टूडेंट्स को। स्टूडेंट्स को बोल रहा हूँ लिसन टू मी केयरफुली, तो यहाँ पर कॉमा स्टूडेंट्स, लिसन टू मी केयरफुली स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स को बोल रहा हूँ, ठीक है। फिर थैंक यू फॉर योर हेल्प, थैंक यू फॉर योर हेल्प, कॉमा, किसके लिए? स्टूडेंट्स या सर। तो थैंक यू फॉर योर हेल्प स्टूडेंट्स या थैंक यू फॉर योर हेल्प सर, तो इनको संबोधित या डायरेक्ट एड्रेस कर रहे हैं, तो भी कॉमा का यूज होता है। फिर एक जगह और कॉमा का यूज होता है, जब हम लोग कुछ वर्ड्स का यूज करते हैं, इंट्रोडक्टरी वर्ड जो शुरू में आते हैं, ठीक है। तो इंट्रोडक्टरी वर्ड्स के बाद कुछ शब्द जैसे यस, नो, वेल, हाउएवर, इन सब के बाद थोड़ा रुकने के लिए, ठहराव के लिए कॉमा का यूज करते हैं। जैसे यस कॉमा वी विल गो टू द स्कूल, हाँ हम स्कूल जाएंगे, ठीक है। फिर वेल आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस, वेल आई एम नॉट श्योर, श्योर मतलब पक्का, आई एम नॉट श्योर मतलब मैं पक्का नहीं हूँ इसके बारे में, अबाउट बारे में। वेल, वेल मतलब जब किसी से पूछा जाता है, वो अपने विचार रखना चाहता है, तो वेल का यूज कर सकते हैं। एक तो वेल मतलब अच्छा होता है, शी सिंग्स वेल, ही डांसेस वेल, ऐसे। वेल मतलब अच्छा, या फिर सोचने के लिए। वेल आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस, मैं पूरी तरह श्योर नहीं हूँ, तो वेल, यस, हाउएवर, कुछ शब्दों के बाद थोड़ा रुकने के लिए हम लोग कॉमा का यूज करते हैं। कॉमा का मतलब ठहराव, थोड़ा रुकने के लिए होता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, और आगे एक आता है सेमी कॉलन, तो सेमी कॉलन कहाँ यूज होता है? सेमी कॉलन ये ऐसा दिखता है, एक फुल स्टॉप जैसा होता है, उसके नीचे कॉमा जैसा होता है, ठीक है। इसमें भी रुका जाता है ठहराव के लिए, पर इसमें थोड़ा ज्यादा रुका जाता है कॉमा से, ठीक है। इसका ठहराव कॉमा से अधिक होता है। कॉमा में अगर हम लोग थोड़ा देर रुके, तो उससे थोड़ा ज्यादा देर हम लोग रुकते हैं सेमी कॉलन। तो सेमी कॉलन के हम लोग देखते हैं, थोड़े सा देखेंगे, सब सारे रूल्स नहीं कर रहे, तो देखते हैं सेमी कॉलन कहाँ कहाँ यूज होता है। तो यहाँ पर सेमीकोलन का पहला यूज होता है निकट संबंधित वाक्यों को जोड़ने के लिए या फ्रेजेस को जोड़ने के लिए। तो फ्रेजेस या सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए जो निकट, निकट मतलब आपस में बहुत आ, कह सकते हैं बहुत ही ज्यादा आपस में क्लोज हो, या फिर संबंध रखते हो एक दूसरे से, सेंटेंसेस, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। वी आर गोइंग होम, वी वांट टू स्टडी, वी आर गोइंग होम, वी वांट टू स्टडी। वी आर गोइंग होम, हम घर जा रहे हैं। वी वॉन्ट टू स्टडी, हम पढ़ना चाहते हैं। तो हम क्यों घर जा रहे हैं? पढ़ना चाहते हैं। तो पढ़ना चाहते हैं, तो पढ़ने के लिए घर जा रहे हैं। तो ये हिस्सा और ये हिस्सा कनेक्टेड है एक दूसरे से, तो यहाँ पर सेमी कॉलन का यूज हो जाएगा, ठीक। द टीम वर्क हार्ड, दे फाइनली फिनिश द प्रोजेक्ट। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, तो ये जो पहला हिस्सा हमारे पास है, द टीम वर्क हार्ड, ठीक है।
ये कनेक्टेड है दूसरे हिस्से से, दे फाइनली फिनिश द प्रोजेक्ट। उन्होंने इतनी मेहनत की, इसलिए वो फाइनली आखिरकार प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर ली। द टीम वर्कड हार्ड, सेमीकोलन, दे फाइनली फिनिश द प्रोजेक्ट। कनेक्टेड है दोनों। इट रेन्ड हैविली, इट यहाँ इंट्रोडक्टरी हो गया। बहुत भारी बारिश हुई। V2, वी कैंसिल द प्रोजेक्ट, पिकनिक। V2, हमने पिकनिक को कैंसिल कर दिया। क्यों कैंसिल कर दिया? रेन हैविली। तो कनेक्टेड है दोनों कि क्योंकि बहुत ज्यादा बारिश हुई, हमने कैंसिल कर दिया। तो सेमीकोलन, यहाँ हम कंजंक्शंस का यूज कर सकते थे, पर सेमीकोलन भी कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो जब कनेक्टेड हो कुछ हिस्से या दो हिस्से, तो हम लोग उसको सेमीकोलन से ज्वाइन करते हैं। फिर सेमीकोलन इसमें भी यूज होता है जब कुछ बातें बताई जा रही हैं। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं। ही केम, saw here and there, entered the room। ही केम मतलब वह आया। उसके बाद वह आया, थोड़ा देर रुके, फिर क्या हुआ? सॉ हियर एंड देयर, सी का V2, सॉ देखा, यहाँ और वहां, इधर उधर देखा। फिर थोड़ा रुके और बोले एंटर द रूम, फिर रूम में चला गया। तो वो आया, इधर उधर देखा, रूम में चला गया। तो ऐसे कनेक्ट करने के लिए भी बता रहे हैं क्या हुआ था, तो सेमीकोलन का यूज होगा। ठीक है, अगला कहाँ पर सेमीकोलन का यूज होता है? तो जब वाक्य में पहले से ही कॉमा हो, तो कॉमा वाले बड़े वाक्य में स्पष्टता दिखाने के लिए। तो कई बार क्या होता है कि पहले से ही कॉमा होता है, वाक्य में बहुत सारे कॉमा होते हैं, तो उनको थोड़ा और अच्छे से स्पष्ट या क्लियर समझाने के लिए सेमीकोलन का यूज होता है। जब पहले से ही वाक्य में कई कॉमा का प्रयोग हो, तब अलग अलग हिस्सों को स्पष्ट करने के लिए सेमीकोलन का प्रयोग होता है। तो बहुत सारा कॉमा है, पर हमें अलग अलग हिस्सों को स्पष्ट करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे? एग्जाम्पल से समझते हैं। ही हैज लिव्ड मतलब वह रह चुका है। कहाँ कहाँ रहा है? पेरिस, फ्रांस। तो यहाँ पेरिस फ्रांस में है। ठीक है, तो कॉमा हुआ पेरिस कॉमा फ्रांस। और कहाँ रहा है? रोम, इटली। ठीक है, तो यहाँ कॉमा। तो यहाँ पर पेरिस फ्रांस में रहा है, फिर थोड़ा रुके, अलग किए इसको, है ना, इस देश को। ठीक है, रोम इटली। फिर अलग किए किससे? सिडनी ऑस्ट्रेलिया से। सिडनी ऑस्ट्रेलिया में है, रोम इटली, पेरिस फ्रांस। तो वह रह चुका है कहाँ कहाँ? पेरिस कॉमा फ्रांस, पेरिस में जो फ्रांस में है, सेमीकोलन, अलग किए किससे? रोम कॉमा इटली से, अलग किए सिडनी कॉमा ऑस्ट्रेलिया से। और देखते हैं।
द कंपनी हैज ऑफिसेस इन, तो कंपनी के ऑफिस कहाँ कहाँ है वो बताया जा रहा है। कहाँ कहाँ है, इन कहाँ है, मुंबई में जो महाराष्ट्र में है, मुंबई महाराष्ट्र में है तो मुंबई महाराष्ट्र, फिर अलग किया किससे, नोएडा यूपी में है तो नोएडा यूपी अलग किया, एंड बेंगलोर कर्नाटका, बेंगलोर कर्नाटक। ठीक है, तो अलग अलग पहले से कॉमा आ रहे हैं, तो और स्पष्ट करने के लिए एक मुंबई महाराष्ट्र में ऑफिस, एक नोएडा यूपी में है, और बेंगलोर कर्नाटका में भी ऑफिस है। ठीक है, एक या और भी हो सकते हैं, मतलब यहाँ तीन जगह ऑफिस है कंपनी। फिर सेमीकोलन का यूज और कहाँ होता है, तो सेमीकोलन का एक यूज होता है विपरीत या ऑपोजिट सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए। देखते हैं एग्जांपल, विपरीत वाक्य को जोड़ने के लिए, जैसे ही इज वेरी हार्ड वर्किंग, हिज ब्रदर इज लेजी। ही इज वेरी हार्ड वर्किंग, वह बहुत मेहनती है, हार्ड वर्किंग है, पर या लेकिन उसका ब्रदर क्या है, लेजी, आलसी है। तो सेमीकोलन यहाँ यूज हो गया। तो ही इज वेरी हार्ड वर्किंग, थोड़ा रुके है ना, कॉमा से ज्यादा रुकते हैं, हिज ब्रदर इज लेजी, उसका भाई आलसी। आई इन्वाइटेड हिम, मैंने उसे इनवाइट किया, ही रिफ्यूज टू कम, उसने आने से मना कर दिया, रिफ्यूज कर दिया, तो सेमीकोलन यहाँ लग जाएगा। आई इन्वाइटेड हिम, लेकिन इसका उल्टा हुआ, मुझे लगा वो आएगा लेकिन वो नहीं आया, ही रिफ्यूज टू कम, उसने आने से मना कर दिया, इनकार कर दिया। हार्डवर्क ब्रिंग्स सक्सेस, लेजीनेस ब्रिंग्स फेलियर। तो हार्डवर्क है वह सफलता लाता है, ब्रिंग मतलब लाना, तो हार्डवर्क से सफलता मिलती है, आलस से, लेजीनेस आलस से असफलता, फेलियर मिलता है। ठीक है, तो अपोजिट है तो सेमीकोलन, हार्डवर्क ब्रिंग्स सक्सेस, लेजीनेस ब्रिंग्स फेलियर। एक और जगह हम लोग देख लेते हैं कि और कहां पर सेमीकोलन का यूज होता है। तो यहाँ पर अगला यूज आता है कंजक्टिव एडवर्ब्स। ठीक है, कंजक्टिव एडवर्ब्स के बारे में हमने वैसे डिस्कस किया नहीं था। ये कुछ एडवर्ब्स होते हैं जैसे हाउएवर, देयरफॉर, मोरएवर, इसको हम लोग बाद में इंटरमीडिएट ग्रामर में देखेंगे, इसको हमने देखा नहीं था। तो जो कॉन्जेक्टिव एडवर्ब्स होते हैं, ऐसे नाम से हमने इसको पढ़ा नहीं है, हाउएवर, मोरएवर, देयरफॉर, वैसे देयरफॉर वगैरह कुछ कुछ तो हमने देखा था, लेकिन ऐसे कंजक्टिव एडवर्ब्स नाम से हमने इसको नहीं देखा था। तो इसमें भी हमारा सेमीकोलन का यूज होता है, जैसे एग्जांपल्स देते हैं। He wanted to attend the meeting, वो मीटिंग या बैठक अटेंड करना चाहता था। ठीक है, however मतलब लेकिन या किसी कारण से वो नहीं कर पाया। वो कारण क्या था, he was too busy, वो बहुत ही व्यस्त था, तो इसी कारण या इसीलिए वो मीटिंग अटेंड नहीं कर पाया। या फिर he wanted to attend the meeting, वो मीटिंग अटेंड करना चाहता था, however लेकिन
वो बहुत बिजी था, मतलब वो नहीं कर पाया, तो हाउएवर मतलब वो काम नहीं हो पाया। इसको अभी हमने स्टडी किया नहीं, इसको हम लोग देखेंगे। तो हाउएवर वगैरह इन सब के पहले हमारा सेमीकोलन का यूज होता है। और हम लोग एग्जांपल देख सकते हैं, द टीम प्लेड वेल, टीम ने अच्छा खेला, देयरफॉर इसीलिए दे वन द चैंपियनशिप। तो देयरफॉर के बाद आता है। फिर द बुक इज वेरी गुड, बुक बहुत अच्छी है, हाउएवर इट इज टू एक्सपेंसिव, लेकिन वो बहुत एक्सपेंसिव है। मतलब पहले जो बोला है उसके थोड़ा सा अलग बोलना, हाउएवर। तो बुक तो बहुत ही अच्छी है लेकिन वो बहुत एक्सपेंसिव है, हाउएवर इट इज टू एक्सपेंसिव। तो हाउएवर का यूज होता है, इंपॉर्टेंट है ये वर्ड, लेकिन अभी हमने इसको किया नहीं था। तो सेमीकोलन यूज होता है, ठीक है। तो हाउएवर के साथ, ठीक है। और जैसे एक बार आप ध्यान दे लीजिएगा कि ये पहले यूज होता है या बाद में यूज होता है, क्योंकि यहाँ पर मैंने दो एग्जांपल्स लिखे हैं जिसमें एक में पहले यूज हुआ है, एक में बाद में यूज हुआ है। तो इसको एक बार आप चेक कर लीजिएगा, पहले या दूसरा। तो कंजक्टिव एडवर्ब्स हम लोग ऐसे अभी पढ़ेंगे नहीं, बाद में पढ़ेंगे। तो एक सेंटेंस है, द बुक इज वेरी गुड, हाउएवर इट इज टू एक्सपेंसिव। तो ये हाउएवर बाद में यूज हुआ है, ठीक है। तो हम लोग इसको बाद में ही अभी लगा देते हैं, हाउएवर, ओके। तो इसको हमने देखा कि कई बार ये कंजक्टिव एडवर्ब्स के साथ यूज होता है, ये इसका एक यूज होता है। तो अभी के लिए हम लोग इसको इतना ही रखते हैं। इसको एक बार आप देख लीजिएगा। आगे चलते हैं हम लोग, अगला अपना आता है कोलन। जैसे ये सेमी कोलन था, मतलब आधा, कोलन मतलब दो डॉट आते हैं। तो कोलन एक बार हम लोग देख लेते हैं। कोलन सबसे पहले हमारा यूज होता है लिस्ट के लिए, जब हम लोग कोई लिस्ट बनाते हैं या लिस्ट बताते हैं। जैसे एग्जांपल देते हैं, वी बॉट 3 थिंग्स, हमने 3 चीजें खरीदी। बाय का वी टू बॉट क्या क्या, तो कोलन अब बताया जा रहा है। बुक्स, बुक्स खरीदी, कॉपीज, कॉपीज खरीदी, एंड पेन्स। कॉमा तो हम पहले ही देख चुके हैं, यूज होता है इनमें। तो कोलन है ना, बताने के लिए क्या क्या चीज खरीदी या क्या क्या चीज हमें चाहिए। फिर अगला कोलन का कहाँ यूज होता है, कोट के लिए, ठीक है। एक कोट तो पहनने वाला कोट होता है, एक बोलते हैं जब कोई कहावत या फिर कुछ चीज कोई बोलता है ना, उसको कोट बोलते हैं। तो कोट शुरू करने के लिए जैसे ही सेड, उसने कहा, कोलन। ये इन्वर्टेड कॉमा यूज होता है, इन्वर्टेड कॉमा हम लोग पढ़ेंगे अभी, कोटेशन मार्क। तो कोट के लिए कोटेशन मार्क भी यूज होता है, डबल इन्वर्टेड कॉमा भी बोलते हैं। ही सेड, उसने बोला, नेवर गिव अप, ये हमने पहले देखा है, कभी हार मत मान। अगला, ही लेफ्ट अ नोट, लेफ्ट, लीव का वी टू लेफ्ट मतलब छोड़ दिया, उसने एक नोट छोड़ा या एक कागज या कुछ छोड़ा जिसपे लिखा हुआ था, आई विल बी बैक, मैं वापस आऊंगा, आई विल बी बैक, ठीक है। तो एक कोट के लिए आपका सेमीकोलन का यूज होता है। फिर तीसरा कहाँ यूज होता है, टाइटल के लिए, बुक्स वगैरह की टाइटल। जैसे मान लीजिए एक मैथ्स की बुक है, उसका नाम है बिगनर्स गाइड, जो शुरू करना चाहते हैं मैथ्स, मैथ्स उनके लिए गाइड है। तो बुक का नाम ऐसे लिखा जा सकता है, मैथ्स कोलन अ बिगनर्स गाइड। बिगनर जो शुरू करना चाहते हैं मैथ्स उनके लिए, तो ये किताब का नाम है। तो कोलन और बताने के लिए क्या है, और कोलन का यूज कहाँ होता है, तो स्पष्टीकरण देने के लिए, ठीक है। मतलब एक्सप्लेनेशन देने के लिए कि ये काम ऐसा हुआ तो क्यों हुआ। जैसे फोर्थ इसका यूज है, द प्लान फेल्ड, मतलब हमने जो प्लान किया था वो प्लान फेल हो गया, क्यों हो गया, तो एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। वी हैड नो मनी, हमारे पास पैसे ही नहीं बचे। हमने प्लान बनाया था, जितने पैसे चाहिए थे उससे ज्यादा लग गए, तो हमारे पास कोई प्लान नहीं था। मतलब हमारा प्लान तो था, हमारे पास कुछ पैसे नहीं थे,
तो प्लान आगे बढ़ा नहीं पाए, समय निकल गया या फिर कुछ हो गया तो प्लान वो फेल हो गया। द प्लान फेल्ड, हमने जो प्लान बनाया था वो फेल हो गया, एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। वी हैड नो मनी, हमारे पास पैसे नहीं थे, या कोई भी पैसे नहीं बचे। वी हैड नो मनी, कोई पैसे नहीं थे। अगला, ही हैड ओनली वन गोल, कोलन, उसके पास सिर्फ एक लक्ष्य था। गोल मतलब लक्ष्य, ठीक है? तो उसके पास सिर्फ एक लक्ष्य था। क्या लक्ष्य था? तो बता रहे हैं, टू बिकम अ सक्सेसफुल पर्सन, टू बिकम अ टू बिकम अ सक्सेसफुल पर्सन, एक कामयाब इंसान बनना, एक ही गोल था उसका। एक एग्जांपल और देखते हैं। आई couldn't attend द मीटिंग, मैं मीटिंग अटेंड या बैठक में नहीं आ पाया, मीटिंग को मैं अटेंड नहीं कर पाया। एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, ऐसा कैसे या क्यों? आई वॉज सिक, मैं बीमार था। आई वॉज सिक, मैं बीमार था। तो ये हमारे पास कोलन हो गया। आगे हम लोग चलते हैं 7th नंबर, कोटेशन मार्क। ठीक है, कोटेशन मार्क क्या होता है? तो कोटेशन मार्क एक तरह से डबल इन्वर्टेड कॉमा होता है। ठीक है, कोटेशन मार्क ये होता क्या है? तो डबल इन्वर्टेड कॉमा मतलब ऐसे कॉमा दो, है ना? डबल इन्वर्टेड कॉमा कैसा होता है? ये ऐसा होता है, या इसको अच्छे से दिखाएं तो ऐसे दिखा सकते हैं, या शॉर्ट में ऐसे। कहाँ कहाँ यूज होता है? डायरेक्ट स्पीच के लिए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंटरमीडिएट या एडवांस लेवल पे हम लोग इसको देखेंगे। ही सेड मतलब उसने कहा, एक कॉमा फिर आता है डबल इन्वर्टेड कॉमा। आई एम स्टडी, उसने कहा मैं पढ़ रहा हूँ, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ये कोटेशन मार्क। ठीक है, फिर क्या होता है? जब हम लोग कोई चैप्टर का नाम या फिर कोई गाने का नाम, कोई बुक का नाम बताना चाह रहे हो, तो शीर्षकों या छोटे नाम के लिए, कविताओं, लेखों, गानों, चैप्टर्स के नाम, चैप्टर्स एटसेट्रा के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल देखते हैं। हैव यू रेड द पोयम? ठीक है, हैव यू रेड द पोयम, हैव पहले आ गया, क्या आपने पोयम पढ़ी है? कौन सी पोयम? द रोड नॉट टेकन, द रोड नॉट टेकन, टी कैपिटल। तो क्या आपने ये कविता पढ़ी है, द रोड नॉट टेकन? तो ये कोटेशन मार्क, जब हम लोग कोई चैप्टर, गाना, लेख, कविता, चैप्टर्स का नाम लिखते हैं या पूछते हैं या कहते हैं तो हम लोग उसका यूज करते हैं। और कहाँ यूज होता है कोटेशन मार्क? कोटेशन के अंदर, है ना? कोट, कोटेशन, जैसे नेवर गिव अप था वैसे ही कोटेशन के अंदर ये यूज होता है। तीसरा यूज एग्जांपल देखते हैं। तो कोटेशन, जब कोई कुछ कहता है या कोट करता है। हिज फेवरेट कोट इज, हिज फेवरेट कोट इज नेवर गिव अप, कभी हार मत मान, ये उसका फेवरेट कोट है। तो कोटेशन मार्क।
ये होगी। फिर इसका एक यूज और हम लोग देखते हैं, किसी शब्द पर जोर देने के लिए। मान लीजिए हम कोई सेंटेंस बोल रहे हैं, कोई शब्द पे जोर देना है, तो जनरली उसको हम लोग जोर से बोलते हैं और कोटेशन मार्क में दिखाते हैं लिखते समय। या कभी कभी किसी का मजाक उड़ाने के लिए भी, कि इस शब्द पे गौर करो, किसी का मजाक उड़ाने के लिए, उपहास करने के लिए भी इसका यूज होता है। देखते हैं फोर्थ नंबर, जैसे एग्जांपल, दिस इज माय बेस्ट बुक। हमारे पास बहुत सारी किताबें, पर हम किसी को दिखा रहे दिस इज माई बेस्ट बुक, सबसे अच्छी, तो इस पे जोर दे रहे हैं तो कोटेशन। मान लीजिए किसी का मजाक उड़ाना है ना, ये जनरली मजाक जब उड़ाते हैं तो उसको, जिसका मजाक हम लोग कर रहे हैं, उसके लिए कोई शब्द का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे कोई अगर फेल हो गया, ठीक है, तो हम लोग कहते हैं कि अरे वो जीनियस है जो फेल हो जाता है टेस्ट में, तो उसको जीनियस कह रहे हैं, उसका मजाक उड़ा रहे हैं, वो फेल हो चुका है इसलिए, ठीक है। तो ही इज अ जीनियस। जीनियस पे जोर देने की, वो जीनियस है जो फेल हो जाता है बार बार, है ना, तो मजाक कर रहे हैं उसके साथ। हु फेल्ड द टेस्ट, पास्ट टेंस से फेल्ड, जो टेस्ट में फेल हो गया, तो उसको जीनियस कह के उसका मजाक उड़ा दे। यहाँ पर डबल इन्वर्टेड कॉमा या फिर कोटेशन में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास आता है डैश, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। एट है हमारे पास द डैश। डैश हम लोग ऐसे करते हैं, ठीक है। कहाँ कहाँ ये यूज होता है तो देखते हैं। अतिरिक्त जानकारी, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे दी, ठीक है, या फिर एक्सप्लेन करने के लिए, कुछ एक्सप्लेन कर रहे हैं। जैसे वी पैक्ड एवरीथिंग फॉर द ट्रिप। हमने ट्रिप के लिए, कहीं जा रहे हैं तो हमने जाने के लिए, ट्रिप के लिए सब कुछ पैक कर लिया, एवरीथिंग। तो वो सब कुछ क्या है, तो और हम लोग बता रहे हैं वो सब कुछ है टेंट्स डैश, टेंट्स हमने टेंट्स रख लिया, फूड हमने खाना रख लिया, एंड क्लोथ्स हमने कपड़े रख लिए, ठीक है। तो ये बता रहे हैं क्या क्या है एवरीथिंग में, टेंट्स फूड एंड क्लोथ्स, ठीक है। तो हम लोग अच्छे से उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि क्या क्या हमने और रख लिया, मतलब एवरीथिंग में क्या क्या आ गया, टेंट्स आ गए, फूड आ गया और क्लोथ्स आ गए, ठीक है। और कुछ एग्जांपल्स हम लोग देख लेते हैं। द ट्रेन डैश विच वॉज डिलेड इज कैंसिल। देखिए सिंगल एल भी आ सकता है, डबल एल भी, अलग अलग, हमने यूएस यूके अलग अलग जगह देखा था। तो द ट्रेन विच वॉज डिलेड इज कैंसिल। तो इस ट्रेन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रही है कि कौन सी ट्रेन कैंसिल हो गई, विच वॉज डिलेड, जो देर, जो लेट हो गई थी, जो डिलेड हो गई थी, अब वो कैंसिल हो चुकी है। द ट्रेन विच वॉज डिलेड, ट्रेन के लिए बात हो रही है, वो कैंसिल हो रही है, तो ट्रेन के बारे में और बताया जा रहा है, ठीक है। और एग्जाम्पल्स हैं इसके, तो आइए हम लोग और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। पीपल बोथ यंग यंग एंड ओल्ड वर advised to take vaccinations। तो पीपल मतलब लोग, कौन से लोग, तो और इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, बोथ यंग एंड ओल्ड, ठीक है। क्लियर करें कौन से लोग, तो चाहे वो यंग हो, चाहे वो ओल्ड हो, कैसे भी हो, दोनों का बोथ, बोथ और एंड ये हमने देखा था कंजंक्शन में। तो लोग यंग और ओल्ड दोनों
वर एडवाइस, तो उनको एडवाइस किया गया था टू टेक द वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन ले लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास डैश का प्रयोग हुआ, और इसको क्लियर करने के लिए कौन से लोग, तो चाहे वो यंग हो या ओल्ड हो। आगे देखते हैं हम लोग अपना अगला एग्जाम्पल। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। सी हैज एवरीथिंग, उसके पास सब कुछ है। सब कुछ क्या मतलब, जो आगे बढ़ने के लिए इंपॉर्टेंट होता है। उसके पास सब कुछ है, डैश डैश बता रहा है क्या क्या, एवरीथिंग में और क्या क्या है। तो एवरीथिंग मतलब करेज, उसके पास साहस है, डिटर्मिनेशन है, लगन है, दृढ़ इच्छा शक्ति है। ठीक है, और होप उम्मीद है। उम्मीद है उसे, दृढ़ता के संग आगे बढ़ती है ना, लगन है उसमें, और साहस है, हिम्मत है ना, चुनौतियों से लड़ने के लिए। तो शी हैज एवरीथिंग क्या क्या, तो उसके पास करेज, डिटर्मिनेशन और होप है। अगला एग्जाम्पल। द मैनेजर अ वेरी बिजी पर्सन, तो मैनेजर के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रही है डैश से कि अ वेरी बिजी पर्सन, वो बहुत ही बिजी, बहुत ही व्यस्त इंसान है मैनेजर। लेकिन फिर भी उन्होंने मैनेज टू अटेंड द मीटिंग, मतलब उन्होंने फिर भी मीटिंग को मतलब मीटिंग में आने के लिए मैनेज कर लिया किसी तरह से, मतलब वो मीटिंग अटेंड किए। तो मैनेजर, इनके बारे में और इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, अ वेरी बिजी पर्सन, बहुत ही बिजी पर्सन है, मैनेज टू अटेंड द मीटिंग, उन्होंने मीटिंग को अटेंड किया। अगला कहाँ पर डैश का यूज होता है, जब विचार में बदलाव आता है। जैसे मान लीजिए कुछ बात बोल रहे हैं, लेकिन उसमें थोड़ा बदलाव आ गया, तो डैश का प्रयोग होता है। जैसे ही वॉज प्लानिंग टू स्टडी, वो पढ़ने की प्लानिंग कर रहा था, प्लानिंग कर रहा था वो पढ़ेगा। बट लेकिन सडनली अचानक चेंज हिज माइंड, वो माइंड चेंज कर दिया। ठीक है, तो वो कुछ और करने लगा। तो यहाँ पर विचार में परिवर्तन आ गया, उसका प्लानिंग क्या था, पढ़ने का, पर परिवर्तन आया तो डैश का प्रयोग किए। लेकिन अचानक उसने अपना माइंड बदल दिया, वो कुछ और करने लगा। ही वॉज काम, काम मतलब होता है शांत। वह बिल्कुल शांत था, आराम से था। फिर अचानक कुछ हो गया, क्या हुआ, देन फिर ही बिगेन टू शॉट, वो चिल्लाने लगा। बिल्कुल शांत था, फिर परिवर्तन हुआ, वह चिल्लाने लगा अचानक। तो यहाँ पर डैश, जब विचार में या किसी बात में परिवर्तन हो जाए अचानक। और एक एग्जांपल देखते हैं।
एवरीथिंग वॉज क्वाइट इन द रूम, एवरीथिंग मतलब सब कुछ, क्वाइट मतलब शांत था, इन द रूम रूम में। फिर डैश मतलब कुछ अब परिवर्तन हुआ, क्या परिवर्तन हुआ? सडनली अचानक द चाइल्ड क्राइड, जो बच्चा है वो, और क्राइड मतलब एक चिल्लाना, एक रोना होता है, रोना अर्थ ले सकते हैं बच्चा रोया। सब कुछ शांत था, अचानक बच्चा रोया, तो परिवर्तन हुआ, तो डैश। और इसका यूज कहाँ होता है? और इसका यूज होता है किसी बात पर जोर देने के लिए, जैसे कोटेशन मार्क का यूज हमने देखा था, वैसे इसमें भी होता है, किसी बात पर हम लोग जब जोर देते हैं। एग्जाम्पल्स देखते हैं। ही हैज ओनली वन गोल इन लाइफ। टू बिकम अ सक्सेसफुल पर्सन। ये हमने पहले भी देखा था। यहाँ पर जोर देने के लिए हम लोग डैश का भी यूज कर सकते हैं। उसका लाइफ में सिर्फ एक ही गोल है, एक तो गोल होता है फुटबॉल वगैरह, ठीक है। यहाँ पर गोल मतलब लक्ष्य। उसका जीवन में, लाइफ में एक ही लक्ष्य है, डैश, टू बिकम अ सक्सेसफुल पर्सन, एक सफल इंसान बनना। अगला। ये यहाँ इंट्रोडक्टरी हो गया। देयर वॉज ओनली वन थिंग ऑन हिज माइंड, ऑन हिज माइंड मतलब उसके दिमाग में, उसके मन में एक ही बात थी, ओनली वन थिंग। वो बात क्या थी? विनिंग। तो इस पे हम लोग जोर दे रहे हैं, तो डैश का देयर इंट्रोडक्टरी। एक बात और आप ध्यान दे सकते हैं, एक होता है ऑन हिज माइंड, एक होता है इन हिज माइंड। इन हिज माइंड मतलब हम लोग सोचना चाह रहे हैं, या उसके मन में क्या एक पर्टिकुलर समय में कोई विचार है, वो क्या सोच रहा है, ठीक है, उस समय वो इन हिज माइंड होता है। ऑन हिज माइंड होता है जो हम लोग बार बार सोचते हैं, चलते फिरते खाते बैठते, जो एक चीज हम सोचते रहते हैं, जो चिंता हो या हमें कुछ चाहिए, वो जो दिमाग में हमेशा घूमता रहता है, तब ऑन हिज माइंड बोलते हैं। इन हिज माइंड जब किसी समय क्या मन के अंदर है, बस वो बात हो। तो हमेशा, ठीक है, हमेशा वो एक ही चीज सोचता रहता था, उठते बैठते आते जाते बात करते वक्त उसके माइंड में एक ही चीज चलता रहता था, जीतना, कि उसको जीतना है। तो ये हमारे पास हो गया डैश। अब डैश दो तरह के होते हैं, एक डैश का नाम होता है एम डैश, एक डैश का नाम होता है एन डैश, या एम डैश ई एम हो जाएगा, एम डैश। एम डैश क्या होता है? थोड़ा बड़ा होता है। एक होता है एन डैश, एन डैश एम डैश से थोड़ा छोटा होता है, ठीक है, हल्का छोटा, छोटा सा। तो अभी तक जितने भी डैश थे वो एम डैश थे। जो एन डैश होता है वो थोड़ा छोटा होता है, और उसका यूज कहाँ होता है? ये भी डैश ही होता है। तो हम लोग फोर्थ यूज देखते हैं, ये एम डैश का देखा, अभी एन डैश का देखते हैं। रेंज या सीमा बताने के लिए, जैसे जैसे पेज नंबर बोलते हैं ना, जैसे मान लीजिए एग्जाम में कितने पेज नंबर आएंगे, तो पेजेस 50 to 70, तो थोड़ा छोटा डैश होता है, तो ये एन डैश है। फिर जैसे कोई फ्लाइट है, हवाई जहाज है, वो कहाँ से कहाँ जा रही है? दिल्ली से मुंबई, मुंबई, तो दिल्ली एन डैश, या डैश ही बोलते हैं हम लोग इसको, दिल्ली मुंबई फ्लाइट। ट्रेन वगैरह, ठीक है, बसेस वगैरह कहाँ से कहाँ जा रही है। फिर जैसे हमें बोलना है मंडे से फ्राइडे, तो मंडे डैश फ्राइडे। जैसे मान लीजिए 2020 से 2026, तो 2020 डैश 2026, एटसेट्रा। तो ये हमारे पास डैश हुआ। अब हम लोग आगे चलते हैं। आगे हमारे पास लास्ट है, जो हम लोग अभी बेसिक इंग्लिश ग्रामर में देखेंगे। तो वो है हमारे पास हाइफन। हाइफन भी डैश जैसा होता है, पर वो थोड़ा छोटा होता है, ठीक है, डैश से। तो हाइफन, नाइन्थ और लास्ट हम लोग देखेंगे, द हाइफन, डैश से छोटा होता है, ठीक है। तो इसके कुछ एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं, मतलब कहाँ कहाँ यूज होता है। कंपाउंड एडजेक्टिव में, कंपाउंड एडजेक्टिव, ठीक है, जैसे अ 10 ईयर ओल्ड बॉय, एक लड़का क्या हमें बता रहा है कि वो 10 साल का है, 10 ईयर ओल्ड, तो हाइफन लगेगा यहाँ पर। फिर वेल नोन,
वेल नोन मतलब होता है फेमस, ठीक है, जिसको लोग जानते हैं, तो हम लोग उसको वेल नोन बोलते हैं। तो वेल नोन यहाँ पर हाइफन लगा है। फिर कहाँ यूज होता है? कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन हमने वैसे किया है नहीं। कंपाउंड नाउन मतलब होता है जैसे मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, कमांडर इन चीफ। ठीक है, देखिए जैसे हमें बोलना है मदर इन लॉ, तो ये हाइफन। तो जैसे कमांडर इन चीफ, कमांडर इन चीफ। ठीक है। फिर नंबर्स में जैसे 21, 31, 22, 33, ये सब हम लोग लिखते हैं, तो नंबर्स में यूज होता है। जैसे हमें लिखना है 21, तो 20-1। ठीक है। 22, 20-2। फिर जैसे फ्रैक्शंस वगैरह को हम लोग लिखते हैं 3/4 है, तो 3/4, 3/4, 2/3, तो हाइफन का यूज करते हैं। फिर अगला आता है लाइन ब्रेक। कई बार आपने ये किया ही होगा, है ना? तो हम लोग जब भी, जैसे मान लीजिए हमारी कॉपी है, तो मान लीजिए हम लोग यहाँ तक लिखते हैं, यहाँ पर कुछ लिखना चाह रहे हैं पर वो यहाँ पर जगह नहीं बची, तो ऐसे हम लोग डैश खींचते हैं और यहाँ से शुरू करते हैं, तो हाइफन होता है। ठीक है, लाइन ब्रेक के लिए। तो लाइन के अंत में दूसरी लाइन से शुरू करने के लिए, ठीक है। फिर कुछ शब्दों के संग यूज करते हैं, जैसे सेल्फ कंट्रोल। कुछ शब्दों के संग भी यूज होता है सेल्फ कंट्रोल, वर्ड्स के साथ, यहाँ हाइफन हो गया। और एक क्या आता है अर्थ में भ्रम मिटाने के लिए। जैसे क्या होता है कि कभी कभी दो जो वर्ड होते हैं बिल्कुल सेम होते हैं, अर्थ अलग अलग होते हैं, तो उसमें हम लोग को ध्यान रहे किसकी बात हो रही है, तो उसके लिए भी हम लोग हाइफन का यूज करते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। जैसे देखिए, एक होता है रिजाइन, एक होता है रीसाइन। स्पेलिंग एक जैसी है। रिजाइन मतलब होता है कहीं से रिजाइन कर देना, त्याग पत्र दे देना, जॉब छोड़ देना या चले जाना, रिजाइन कर देना। पर ये री साइन है, मतलब दोबारा साइन करो। साइन करना मतलब साइन करते हैं जो, और री मतलब दोबारा, दोबारा साइन करना। तो हाइफन से हमें पता चल रहा है ये अलग है। फिर रिकवर और रिकवर, अलग अलग अर्थ है, ये हाइफन हो गया। रिकवर मतलब कोई चोट या फिर कुछ चोट लग गई या बीमारी है, तो उससे हम लोग धीरे धीरे जो स्वस्थ होते हैं, वो स्वस्थ होने को कहते हैं रिकवर करना, ठीक होना, स्वस्थ होना। रिकवर, कवर मतलब ढकना, रिकवर मतलब दोबारा किसी को ढकना, जैसे वहां पर उसको रिकवर कर दो, दोबारा ढक दो, हट गया है दोबारा ढक दो। फिर हार्ड वर्किंग और हार्ड वर्किंग। हार्ड हार्ड वर्किंग, ये दोनों ही मेहनती के लिए यूज होते हैं, पर कभी कभी हाइफन के साथ भी यूज होते हैं। ठीक है, तो आप इसके बारे में और चेक कर सकते हैं, हार्ड वर्किंग बिना हाइफन। एक होता है वेल नोन और वेल नोन बिना हाइफन। वेल नोन किसी इंसान या किसी वस्तु के लिए यूज होता है जो बहुत ही फेमस या प्रसिद्ध हो। और वेल नोन सिर्फ होता है जिसको अच्छी तरह से जान लिया गया हो, जिसका ज्ञान है, वेल नोन। वेल नोन किसी चीज जिसके बारे में ज्ञान है हमें। ठीक है। वेल नोन मतलब जिसको सब जानते हैं, प्रसिद्ध और फेमस है, ऐसे करके और भी। तो वेल नोन और वेल नोन, इसी तरह और भी वर्ड्स होते हैं। तो इस वीडियो में इतने ही रखते हैं। इसी के साथ हमारा बेसिक इंग्लिश ग्रामर पूरा हो गया। फिर जब हम लोग 13.1 करेंगे तो हम लोग इंटरमीडिएट इंग्लिश ग्रामर करेंगे। बहुत सारे टॉपिक्स हैं उसमें, कोशिश करेंगे धीरे धीरे पढ़ने का। अब इंग्लिश ग्रामर बेसिक्स वाले दोबारा नहीं करेंगे, मैं कनेक्ट करने की कोशिश करूँगा, आप इनको रिवाइज करिएगा। अब हम लोग और भी अलग अलग टॉपिक्स करेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, और इसी तरह इंग्लिश कनेक्शन 6 to 8 में हम आगे बढ़ेंगे। तो ये हमारे पास नोट्स हैं। इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन हमारा लास्ट पार्ट ऑफ स्पीच है, बहुत ही बेसिक में हम पढ़ेंगे। इंटरजेक्शन वो शब्द होते हैं जो मन की तीव्र भावनाएं होती हैं, खुशी की, दुख की, आश्चर्य की, गुस्से की, तो उसको ये शो करते हैं। तो ये हमने देखा खुशी में, दुख में, या पीड़ा जिसको ग्रीफ भी कहते हैं। उसके बाद हमने देखा आश्चर्य में सरप्राइज़, स्वीकृति या प्रोत्साहन, किसी को बढ़ावा देने के लिए, मोटिवेट करने के लिए, चेतावनी देने के लिए, ध्यान खींचने के लिए। ठीक है। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस आपको ध्यान होगा, बहुत पहले हमने किया था टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में, उसमें भी हमने ये सब देखा था। आप एग्जांपल्स और भी देख सकते हैं, हम लोग इतने ही बेसिक्स में करेंगे।
फिर अगला आता है पंक्चुएशंस। तो पंक्चुएशंस वो सिंबल्स होते हैं जो अच्छे से मतलब जब हम पढ़ते हैं तो उसमें ये लगाना ज़रूरी होता है ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो और एक्सप्लेन हो सके सेंटेंस में क्या लिखा है, अच्छे से क्लियरली एक्सप्लेन कर पाए। तो ये कुछ सिंबल्स होते हैं। फुल स्टॉप, तो फुल स्टॉप का इतनी जगह यूज़ होता है। एक इनडायरेक्ट क्वेश्चंस भी होते हैं, हमने वो देखा नहीं था, पर जिसमें हम लोग एक सेंटेंस के रूप में क्वेश्चन पूछते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछते हैं। इज़, एम, आर या फिर WH क्वेश्चन जो दो तरह के होते हैं जो क्वेश्चन मार्क लगाते हैं जिनमें, ठीक है। एटसेट्रा में भी ETC के बाद डॉट आता है, उसको एटसेट्रा या एटसेट्रा हम लोग पढ़ते हैं, अलग अलग लिख सकते हैं, एक साथ लिख सकते हैं, पर उसमें बीच में हाइफन नहीं आता है। फिर क्वेश्चन मार्क डायरेक्ट क्वेश्चंस के लिए हमने देखा था, यस नो टाइप क्वेश्चन, क्वेश्चन वर्ड क्वेश्चंस। फिर एक्सक्लेमेशन मार्क आता है, ये हमने देखा था। फिर उसके बाद हमारे पास कॉमा आता है। तो कॉमा कहाँ कहाँ यूज़ होता है वो हमने देखा, सूचियों के साथ, कंजंक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन अगर पहले आ जाता है तब। फिर कुछ अतिरिक्त इन्फॉर्मेशन देने के लिए, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो मतलब कंपलसरी नहीं, उसके बिना भी हम लोग को सेंटेंस का कोई दिक्कत नहीं, उसके बिना भी सेंटेंस बोले, पर कभी कभी बताना ही पड़ता है, तो तब हम लोग कॉमा का यूज़ नहीं करते। फिर डायरेक्ट एड्रेस जब करते हैं किसी को, इंट्रोडक्टरी वर्ड्स के बाद हाउएवर, नो, वेल, इन सब के बाद। अगला सेमीकोलन, इसका जो ठहराव होता है इसमें कॉमा से थोड़ा ज़्यादा रुकते हैं, और ये दो वाक्य जब निकटता से संबंध रखते हैं, एक दूसरे से क्लोजली रिलेटेड होते हैं, तब इसका यूज़ होते हैं। जब पहले से कॉमा हो तब सेमीकोलन का यूज़ करते हैं, जब क्लोजली रिलेटेड हो सेंटेंसेस तब यूज़ करते हैं। तो यहाँ बहुत सारे कॉमा थे, तो स्पष्ट करने के लिए पेरिस फ्रांस, उसके बाद अगला है रोम इटली, सिडनी ऑस्ट्रेलिया, वैसे मुंबई महाराष्ट्र, नोएडा यूपी, बेंगलोर कर्नाटका, ठीक है। विपरीत वाक्यों को जोड़ने के लिए कंजक्टिव एडवर्ब्स, कंजक्टिव एडवर्ब्स में एक बार आप भी देख लीजिएगा कि इसके पहले है कि बाद में, क्योंकि दो में तो बाद में लगाया है, एक में पहले भी लगाया है, तो इसका मुझे अच्छे से ध्यान है नहीं, तो आप एक बार इसको देख लीजिएगा पहले या बाद में होता है। कंजक्टिव एडवर्ब्स हमने पढ़ा नहीं है, देखेंगे कभी उसको, होगा तो। अगला हमारे पास आता है कोलन। तो कोलन सूची के लिए, फिर कोट वगैरह के लिए इसका यूज़ होता है, कोट वगैरह में इसका यूज़ होता है, ठीक है। कोट के पहले हम लोग ऐसे लिखते हैं कोलन। फिर बुक के टाइटल, जैसे मैथ्स बिगिनर्स गाइड, ठीक है, बुक के टाइटल्स में। फिर स्पष्टीकरण या विवरण देने के लिए भी इसका यूज़ होता है। कोटेशन मार्क, डबल कोटेशन मार्क, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा वगैरह, इसको इन्वर्टेड कॉमा भी बोलते हैं ना, डबल इन्वर्टेड कॉमा, एक सिंगल इन्वर्टेड कॉमा भी होता है। डायरेक्ट स्पीच बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है 6 to 8 के लिए, 5 में भी थोड़ा बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट्स है, पर मेनली 6 to 8 में, और 9 10th में भी ये यूज़ होता है, बोर्ड के क्वेश्चंस में भी आता है 10th में। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको इंटरमीडिएट एडवांस लेवल पे हम लोग देखेंगे। फिर शीर्षकों या नाम, छोटे छोटे नाम्स लिखने के लिए तब इसका यूज़ होता है। कोटेशन के अंदर है ना, ये तो हमने पहले भी देखा था, कोटेशन जब बोलते हैं तो डबल इन्वर्टेड कॉमा या कोटेशन मार्क में, नाम भी है कोटेशन मार्क कोट के लिए। फिर किसी शब्द पे जोर देने के लिए, कभी कभी किसी का मजाक उड़ाने के लिए, है ना, तब भी हम लोग इसको यूज़ करते हैं। तो अगला द डैश आता है, एक एम डैश होता है, एक एन डैश होता है। एम डैश थोड़ा बड़ा होता है, अतिरिक्त जानकारी के लिए, स्पष्टीकरण के लिए, ठीक है। ये कुछ एग्जांपल्स हमने देखे थे। विचार में आया बदलाव, कोई अचानक विचार बदला, उसके लिए हम लोग ने ये यूज़ किया। फिर किसी बात पर जोर देने के लिए तो एम डैश होता है ये सब। इन हिज माइंड, ऑन हिज माइंड, इनमें अंतर होता है। फिर जब रेंज या सीमा हम लोग बताते थे, पेज नंबर, या मंडे से फ्राइडे, दिल्ली टू मुंबई, 2020 से 2026, तो रेंज वगैरह ये सब बताने के लिए एन डैश का यूज़ होता है। फिर हाइफन या डैश से छोटा होता है, कंपाउंड एडजेक्टिव के लिए, कंपाउंड नाउन के लिए, नंबर्स के लिए, लाइन ब्रेक के लिए, इन सब के लिए ये यूज़ होता है। और फिर अगला हमारे पास है अर्थ में भ्रम ना हो, ठीक है। तो हार्ड वर्किंग और हार्ड वर्किंग दोनों ही मेहनती होते हैं। थोड़ा और इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप इसको देख लीजिएगा। बाकी रिज़ाइन और रीसाइन ये अलग होता है, रिकवर और रिकवर ये अलग होता है, वेल नोन और वेल नोन, ऐसे करके और भी होते हैं, ठीक है। अब डबल इन्वर्टेड कॉमा जनरली यूएस इंग्लिश में यूज़ होता है, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा यूके इंग्लिश में, ये सब आप देख सकते हैं। पर एक जनरल मैंने यहाँ पे लिख दिया क्योंकि यूएस यूके इंग्लिश के थोड़े बहुत स्पेलिंग्स वगैरह हमने देखे थे। एक ही चीज़ को अलग अलग वर्ड से संबोधित किया जाता है यूएस और यूके में, कुछ कुछ चीज़ों को, तो वो हमने अभी नहीं देखा, हमने थोड़ा स्पेलिंग के विषय में देखा था। वैसे ही डबल इन्वर्टेड कॉमा जनरली यूएस इंग्लिश में और सिंगल इन्वर्टेड कॉमा यूके इंग्लिश में फॉलो होता है, और जहाँ जहाँ ये चलते हैं उनके अनुसार ऐसा होता है। फिर कोटेशन के अंदर जब कोटेशन लिखते हैं तो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा लिखते हैं ना, डबल कोटेशन के अंदर जब हमें कोटेशन लिखना होता है तो ये हम लोग सिंगल इन्वर्टेड कॉमा लिखते हैं, ठीक है। तो ये हमने डिस्कस नहीं किया था,
पर यहाँ मैं बता देता हूँ। जैसे डबल इन्वर्टेड कॉमा है, ठीक है, उसके अंदर कुछ लिख रहे हैं और हमें एक और बार इन्वर्टेड कॉमा चाहिए तो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा का फिर यूज़ करते हैं। तो इसी के साथ हमारा बेसिक इंग्लिश ग्रामर पूरा होता है और 13.1 से हम लोग अपने इंटरमीडिएट ग्रामर करेंगे। तो मैं आपको कनेक्ट करने की कोशिश करूँगा, बाकी फिर हम लोग इतना डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। और अगला हमारे पास है क्लास 12.2 वोकेबलरी। हम लोग इसको देखने की कोशिश करेंगे और फिर धीरे धीरे इसी तरह अपने इंग्लिश कनेक्शन में आगे बढ़ेंगे।